राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं सुनीता एक बार फिर से आप लोगों के सामने अपनी इस नई वीडियो के साथ आ गई हूँ। तो अपनी इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या इससे आपको कुछ भी हेल्प हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, मैंने बोल दिया। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो देखिए, हेरिडिटी क्या होती है, वंशानुक्रम क्या होता है। जब हमारे जो पैतृक गुण होते हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले हुए होते हैं, वो हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम, यानी कि हेरिडिटी। और ये गुण क्या होते हैं, जो गुण मतलब हमें अपने पेरेंट्स से मिल गए या हमारे बच्चों में जो गुण गए हैं हमारे से, उनको चेंज नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, ठीक है। वो जैसे हैं एज इट इज़ रहेंगे। आंखों का रंग हो गया, कद काठी हो गया, तो ये गुण हैं जो ये इन मतलब चेंजेबल नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया हेरिडिटी। अब बात करते हैं वातावरण की, इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट क्या होता है कि इन्वायरमेंट वह है हमारे मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ का आवरण, जो हमें चारों तरफ से घेरे रहता है, हमारे आसपास की चीज़ें, ठीक, हमारे आसपास जो भी हम देख रहे हैं, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ही एक ये छोटा सा चैप्टर है और इसके क्वेश्चन आंसर है। तो अभी इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। यहाँ देखिए, जो अनुवांशिकता होती है, अभी मैंने बताया कि हेरिडिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, ये जैसी है वैसे के वैसे रहेंगी, तो इसको स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी कि डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ना तो हम बच्चे की आंखों का हम रंग चेंज कर सकते हैं, ना बालों का रंग चेंज कर सकते हैं, जो जेनेटिक है वो जेनेटिक ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक स्थिर सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो क्या है, वो अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो जेनेटिक और जो उसको इन्वायरमेंट में जो वो सीखता, तो इन दोनों का मतलब अंतःक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। वातावरणीय कारक कारक के मतलब पूछा गया है वातावरणीय कारक, लेकिन उससे अलग 3 तो यहाँ पे वातावरणीय कारक होंगे और 1 होगा जो वातावरणीय कारक नहीं होगा, और वही हमें आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए है कि शिक्षा की गुणवत्ता। तो शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है, अपने आसपास से ही मिलती है, स्कूल से मिलती है या कहीं से भी हम सीखते हैं, तो अपने इन्वायरमेंट में ही सीखते हैं ना, तो ये तो हो गया वातावरणीय कारक। अब ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक गठन। जो शारीरिक गठन है ना, ये जो अनुवांशिक कारक है, ठीक है, ये हमें जेनेटिक होता है, ये हमें अपने आ, मतलब क्या होता है, ये वातावरण से नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है पौष्टिकता की गुणवत्ता। जो पौष्टिकता की गुणवत्ता, देखिए जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, आसपास से ही मिलता है। और संस्कृति, ये भी क्या है, वातावरणीय कारक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो ऑप्शन ए, सी और डी ये वातावरणीय कारक है, और जबकि ऑप्शन बी है शारीरिक गठन है, ये अनुवांशिक कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। अब यहाँ पे अनुवांशिकता संबंधी क्या है, ऑप्शन नंबर ए है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ये वातावरण कारक है। चिंतन पैटर्न, देखिए
चिंतन पैटर्न, जो थिंकिंग का पैटर्न होता है, वो भी वातावरणीय कारक होता है, क्योंकि जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वैसा ही हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हमारी सोच होती जाती है। तो ये वातावरणीय कारक है। आँखों का रंग, देखिए ये आनुवंशिकता संबंधी कारक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आँखों का रंग। ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ये भी क्या है, एक सामाजिक कारक है, वातावरणीय कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आनुवंशिक संबंधी कारक क्या होगा, आँखों का रंग, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, कि जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में किसका विकास होता है, जेनेटिक का भी होता है, और जो वातावरण होता है, इन्वायरमेंट का मिश्रण। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, जो प्राइमरी क्लास है उसमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट निर्मित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, विभेद नहीं करना चाहिए, और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि हम एक टीचर को ना हर बच्चे को समान समझना चाहिए, उसको में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी भी देख लेते हैं। समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। देखिए इससे तो जातिवाद फैलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक टीचर को मतलब इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। कहानियों का इतना ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा ही बच्चे बन जाते हैं। तो टीचर को क्या करना है, मतलब टीचर को किसी बच्चों में भेदभाव नहीं करेंगे, हर किसी को समान समझेगा। तो अभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अभी जो बच्चे का डेवलपमेंट में है तो उसमें जेनेटिक और इन्वायरमेंट की दोनों के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो समवयस्क और पितृक का जो सापेक्ष योगदान है ना, वो गुणात्मक होता है। ये एक फॉर्मूला भी है कि हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, ये एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो ये याद रखना, कई बार एग्जाम में फॉर्मूला भी आ जाता है। हेरिडिटी आनुवंशिकता मल्टीप्लाई गुना में वातावरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी और देख लेते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। देखो ये यहाँ पर गलत है, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। देखिए जो सहज रुझान है ना, वो आनुवंशिकता से संबंधित है, ना कि वातावरण से। और जो बच्चे के एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए है ना, इन्वायरमेंट का होना जरूरी है, एक अच्छे इन्वायरमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आनुवंशिकता ये उल्टा दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। देखिए ये गलत है, क्योंकि आनुवंशिकता का योगदान कम होता है, जबकि बच्चे का इन्वायरमेंट पर, कोई भी बच्चा होया, कोई भी व्यक्ति होया, इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा उस पर फर्क पड़ता है। तो ऐसा 50-50 योगदान नहीं होता। ये भी लाइन कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। बच्चे के जो डेवलपमेंट में है ना, इन्वायरमेंट की क्या भूमिका है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, इसमें पूछा गया है कि बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में परिवेश की, इन्वायरमेंट की क्या भूमिका है। तो ऑप्शन ए है कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण कर लेते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। देखिए ये चीज़ हो गई बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड, ठीक है।
जो उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता है उससे रिलेटेड हो गई, इसका प्रीवियस से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी है पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों का औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर सी है एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी के मतलब जो जुड़वा बच्चे हैं अलग घरों में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अलग वो हुआ तो एक समान उनकी बुद्धि लब्धि नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है कि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो वो नैतिक रूप से भी अच्छा पाया जाएगा, वो तो उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कैसे इन्वायरमेंट में रहता है, कैसे माहौल में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों का औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभी हमें यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर ए है अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्ता प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस को। ऑप्शन नंबर बी गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है, यानी कि जो बच्चे गोद लिए हैं उनका आईक्यू वही होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। देखो ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो 2 भाई बहन हैं या 4 भाई बहन हैं उनका जो आईक्यू लेवल हो वो एक समान हो। किसी का आईक्यू ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो ये पॉइंट कहीं न कहीं गलत है। ऑप्शन नंबर सी है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। क्यों भाई, क्यों नहीं करता? जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा तो हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट होगा तो वो उसको प्रभावित करेगा। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे कट जाता है। ऑप्शन नंबर डी है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? विद्यालयीकरण का, समाज का, हर चीज़ का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति रिस्पॉन्सिवनेस को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 10, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? अभी हमें बताना है कि जो व्यक्ति के विकास में आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक और परिवेश इन्वायरमेंट की भूमिका, ठीक है, तो दोनों की भूमिका हमें बतानी है। ऑप्शन ए है परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। देखिए ये उल्टा दे रखा है, जो कि मतलब जैसे प्रीवियस होता है इन्वायरमेंट की भूमिका चेंज होती रहती है, ठीक है, और जबकि जो जेनेटिक प्रभाव है, आनुवंशिकता का प्रभाव होता है वो स्थिर होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास की प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। नहीं, जो व्यवहारवाद का सिद्धांत है ना वो प्रकृति, देखो प्रकृति हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रकृति और पोषण के बारे में। प्रकृति होती है वो क्या होती है, जेनेटिक होती है, और पोषण होता है वो इन्वायरमेंट से संबंधित होता है, वातावरण से संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो व्यवहारवाद का सिद्धांत है ना, व्यवहार वो व्यक्ति के पोषण की भूमिका पर आधारित है, ना कि प्रकृति की भूमिका पर आधारित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर कट जाता है। ऑप्शन नंबर सी है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि मतलब आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव मतलब ये दोनों परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार की विभेदात्मक पूरकता संबंधी नैतिक मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए हमने अभी भी मैंने आपको बताया है कि जो प्रकृति होती है वो आनुवंशिकता से संबंधित होती है, जेनेटिक होती है और
पोषण क्या है, इन्वायरमेंट से संबंधित होता है या वातावरण से संबंधित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि प्रकृति अनुवांशिकी और पोषण है वातावरण, अनुवांशिकी एवं वातावरण। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। यहाँ पे प्रकृति और पोषण के बारे में बताया गया, यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में भी देखना हमें, और ये जो होते हैं अनुवांशिकी के बारे में भी। तो ऑप्शन ए है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। देखिए बात तो ये ठीक है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चा होता है तो उसका दिमाग है ना खाली स्लेट के जैसा होता है, उसको हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, लेकिन ये सिर्फ किससे, इन्वायरमेंट को प्रदर्शित कर रहा है इसमें। इसमें तो मतलब जो आनुवंशिकता का इसमें कोई रोल है ही नहीं। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि हमने तो दोनों को देखना है ना, कि जिसमें प्रकृति का भी मतलब आनुवंशिकता का भी आए और पोषण इन्वायरमेंट का भी आए। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। नहीं जी, क्यों नहीं, बहुत कम महत्व नहीं होता, परिवेश का तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो जेनेटिक गुण होते हैं ना, उनका महत्व कम होता है, बट बल्कि जो इन्वायरमेंट का प्रभाव होता है ना, परिवेश का प्रभाव होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। ऑप्शन सही है, वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, जो वंशानुक्रम होता है और वातावरण है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं कि बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। नहीं जी, क्यों फर्क नहीं पड़ता, बच्चे किस प्रकार के परिवेश में, किस प्रकार के इन्वायरमेंट में पल बढ़ रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बच्चे की पर्सनैलिटी पर, उसके डेवलपमेंट पर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मतलब गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम तथा परिवेश है, ये अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। देखिए प्रकृति से क्या अभिप्राय है कि जो जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं जेनेटिक होती है ना ये, तो बायोलॉजिकल जेन्स और द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 14, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, किस रूप से दर्शाता है, प्रकृति और पोषण पर बहस से। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चे, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से समझिए कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उसमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता जैसे स्टार्टिंग से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। तो ये किस चीज़ पर बहस हो रही है, प्रकृति और पोषण पर बहस। क्वेश्चन नंबर 15, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए ये यहीं पे गलत है, क्योंकि वातावरण के घटकों की तो सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि और आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। नहीं, अब जो प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि है ना आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है, बट वातावरण के जो घटकों का भी उसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है, वो इन्वायरमेंट का होता है। तो यह कथन यहीं पे गलत हो जाता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं जो ठीक है, ये तो पहले ही कट हो गए, ठीक नहीं है,
क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि योगदान तो बहुत ज़्यादा होता है ना। ऑप्शन नंबर बी है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को के उसकी पर्सनैलिटी को आकार देने में जो वातावरण के जो घटक हैं, इन्वायरमेंट है, वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा टॉपिक था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी परेशानी है या कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं अगली वीडियो में उस चीज़ को बताने का प्रयास करूँगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। एंड हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो इसी के साथ अब वीडियो को हम देते हैं विराम।